जय हिंद साथियों, नमस्कार। आशा करते हैं आप अपने बिहार पुलिस परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि आप लोगों के डिमांड पर बिहार पुलिस का जो क्वेश्चन बैंक निकला है ज्ञान बिंदु वाले सर का, रोशन सर का, ये वाला बुक जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इस बुक को हम इस वीडियो में करने वाले हैं और ये हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि जब तक आपका एग्ज़ाम है 1 तारीख से शुरू है ना, 1 तारीख तक इस बुक को हम ख़त्म करा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो चलिए दोस्तों, इस ब्रह्मास्त्र रूपी किताब के सेट नंबर पहला के क्वेश्चन नंबर पहला को देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गुरु का स्त्रीलिंग रूप बनाने वाला प्रत्यय है। ठीक है, तो गुरु का स्त्रीलिंग रूप बनाने वाला जो प्रत्यय है वो है आइन प्रत्यय। यानी जब गुरु में आप आइन प्रत्यय लगा देंगे तो गुरुआइन हो जाएगा, और गुरुआइन है ये एक स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम इसका डिस्कशन देखते हैं। तो देखिए, गुरु प्लस आइन तो गुरुआइन हो गया, और आइन प्रत्यय से जब भी कोई शब्द बनेगा, जैसे में ठकुराइन, पंडिताइन, तो लास्ट में आइन आएगा। पंडिताइन, ठकुराइन, तो आइन आ रहा है ना, तो समझ जाइएगा कि आइन प्रत्यय इसमें लगा है। और आपको बता दें कि जो प्रत्यय होता है हमेशा शब्द के अंत में लगाया जाता है, और जो उपसर्ग होता है वो हमेशा शब्द के शुरुआत में लगाया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं आनी प्रत्यय से कौन सा शब्द बन सकता है। तो देखिए दोस्तों, आनी प्रत्यय से जो शब्द बन सकता है वह है जेठानी, जेठ प्लस आनी, मुगल प्लस आनी, मुगलानी। यानी लास्ट में आपको आनी बोलना पड़ेगा, जैसे कहानी। ठीक है, तो उसमें आनी आ रहा है ना, तो लास्ट में जब आनी आ रहा है तो समझिए कि यह आनी प्रत्यय इसमें लगा है। ठीक है, अब हम देखते हैं इनी प्रत्यय से बनने वाले शब्द। तो इनी प्रत्यय से कौन सा शब्द बना है, यक्ष प्लस इनी यक्षिणी, योग प्लस इनी योगिनी। ठीक है, तो ये इनी प्रत्यय, यानी लास्ट में इनी प्रत्यय आएगा, योगिनी, रागिनी, यक्षिणी, ऐसे करके आपका इनी प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रत्यय है उससे बनने वाले शब्द। तो देखिए, यहाँ पर दिया गया है आप प्रत्यय। तो आप प्रत्यय से क्या बना है, छात्र प्लस छात्रा, छात्रा बना है। जब छात्र में आप प्रत्यय लगा है तो छात्रा बना है, और जब महोदय में आप प्रत्यय लगा है तो महोदया बना है। ठीक है, अब हम देखते हैं ईका प्रत्यय। तो देखिए, जो ईका प्रत्यय है, तो ईका प्रत्यय में जब गायक में लगा ईका प्रत्यय तो गायिका हो गया। ठीक है, गायक में जब लगा तो गायिका हो गया। वहीं जब नायक में ईका प्रत्यय लगा तो नायिका हो गया। ठीक है, यानी लास्ट में आपको ईका बोलना पड़ेगा। जब भी कोई शब्द बोलेंगे तो समझ जाइएगा कि ईका प्रत्यय लगा है। अब यहाँ पर है ई प्रत्यय। तो कुमार में लगा ई प्रत्यय तो कुमारी हो गया, और पुत्र में जब लगा तो पुत्री हो गया। ठीक है, लास्ट में आपको ई आएगा। ती प्रत्यय से श्रीमान जैसे में है, तो श्रीमान में हम ती प्रत्यय लगाते हैं तो श्रीमती हो गया, ती आ गया ना। भाग्यवान में अगर ती प्रत्यय लगाएं तो भाग्यवती हो गया। ठीक है, आपका ये हो गया। नी प्रत्यय अगर हम लगाएंगे तो मोर का मोरनी हो जाएगा, लास्ट में आपको नी बोलना पड़ेगा। यानी जब भी कोई आप प्रत्यय लगाते हैं तो शब्द के अंत में ही आपको बोलना पड़ेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि आ बैल डैश अपूर्ण लोकोक्ति का सही अंश है। तो आप अक्सर सुने होंगे कि आ बैल मुझे मार, यानी इस आर्थिक जो लोकोक्ति है ये, इसका सही अर्थ होता है मतलब किसी चुनौती को बुलावा देना। ठीक है, तो इसमें आएगा मुझे मार, आ बैल मुझे मार। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यह लड़की बहुत सुंदर है, वाक्य में लड़की शब्द क्या है। तो देखिए, वाक्य में जो लड़की शब्द है ना दोस्तों, वह पद है। ठीक है, तो पद किससे कहते हैं, शब्द जब वाक्य में प्रयोग हो जाता है, यानी कोई शब्द है, जैसे में लड़की शब्द है ना, वह वाक्य में प्रयोग हो गया है, यह लड़की बहुत सुंदर है। तो जो शब्द है जब वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो उसे पद कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर पद का परिभाषा दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो शब्द जब वाक्य में प्रयोग हो जाता है तब उसे पद कहते हैं। और लड़की एक सार्थक शब्द है, लेकिन इसका प्रयोग वाक्य में पद के रूप में किया गया है, क्योंकि लड़की बहुत सुंदर है, लड़की पर फोकस किया गया है, तो लड़की यहाँ पर पद हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके कुछ और डिस्कशन बाकी है। ठीक है, तो पद आप देख लिए, पद किसे कहते हैं, तो शब्द किसे कहते हैं। तो देखिए, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा और सर्वनाम का जो विशेषता बताने वाला होता है उसे हम शब्द कहते हैं। ठीक है दोस्तों, सर्वनाम किसे कहते हैं, जो शब्द संज्ञा के बदले प्रयोग होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इनमें संबोधन कारक का शुद्ध रूप बताइए। तो शुद्ध रूप आपका है ऑप्शन नंबर ए में भाइयों और बहनों।
इसमें आप देख सकते हैं कि ऊपर एक एक बिंदु लगा है यू में और नो में, तो इसका शुद्ध रूप हो गया। और बाकी जो ऑप्शन आप देखेंगे उसमें आपका बिंदु एक में होगा तो एक में नहीं होगा, या दोनों में नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं। और संबोधन कारक का जो परिभाषा होता है दोस्तों, वह होता है जब किसी व्यक्ति को या जब किसी को संबोधित कर या पुकारा जाता है या बुलाया जाता है तो उसे हम संबोधन कारक कहते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नि उपसर्ग से बने शब्दों का सही समूह कौन सा है। तो नि उपसर्ग से बने सही शब्द कौन सा है, सही समूह, वह है ऑप्शन नंबर सी, निरोध, निवारण, नियुक्त और निबंध। आपको हम पहले बताए हैं कि उपसर्ग जो है वह शब्द के शुरुआत में लगता है और प्रत्यय शब्द के लास्ट में। तो यहाँ पर उपसर्ग जो है पहले लगा है, नी उपसर्ग है ना, तो नी पहले आपको दिखाई दे रहा है ना, हर शब्द में आपको नी पहले दिखाई दे रहा होगा, निरोध, निवारण, नियुक्त और निबंध, ठीक है। तो आप इतना ध्यान रखिएगा कि उपसर्ग जो है, नी जो उपसर्ग होता है या कोई भी उपसर्ग है वह शब्द के पहले में लगता है और प्रत्यय बाद में, ठीक है। अब हम देख लेते हैं दोस्तों कुछ अन्य इसका डिस्कशन है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। जैसे में देखिए यहाँ पर दिया गया है अ उपसर्ग से कौन सा बन सकता है, तो अ उपसर्ग से बन सकता है अभाव, अथाह, असफल, अटल, ठीक है। और कौन सा बन सकता है, भर उपसर्ग से बन सकता है आपका भरपेट, भरपूर, भरसक, भरमार। यानी जब भी आप देखेंगे कि उपसर्ग जब आया है तो शब्द के पहले में आया है। देखिए यहाँ पर भर उपसर्ग है ना, तो भर पहले दिया है ना, तब दिया है पेट, भर पेट, भरपूर, ठीक है। अब यहाँ पर दिया गया पर उपसर्ग, तो पर यहाँ पर देख सकते हैं आप, परलोक, परोपकार, परसर्व, परहित, यानी पर को पहले दिए गए। तो आपको ये ध्यान रखना है परीक्षा में कि उपसर्ग हमेशा शब्द के पहले आता है, ठीक है, और प्रत्यय बाद में। अब हम देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन को, आइए पहले देख लेते हैं, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अंशुमाला समास का विग्रह सहित भेद है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंशु है माला जिसकी ये सूर्य को कहा जाता है, अंशु है माला जिसकी ये सूर्य को कहा जाता है, और ये विग्रह जो है बहुब्रीहि समास का है, ठीक है। तो आपके ए नंबर सही उत्तर है। अब हमको बता दें कि बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं। तो बहुब्रीहि समास जिस समास का दोनों पद अप्रधान हो, यानी दोनों पद जो है अप्रधान होगा और उस समास में एक विशेष अर्थ निकलता होगा, उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है धात्री प्लस अंश और 9 प्लस इक की सही संध्या क्या है। तो धात्री प्लस अंश आपका हो जाएगा धात्रंश और 9 प्लस इक यानी हो जाएगा आपका नाविक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आइए इसका डिस्कशन को समझते हैं, ठीक है। इसमें देखिए दिया गया है अन्य महत्वपूर्ण संधि दिया गया है, जैसे दुह प्लस कर्म तो दुष्कर्म हो गया, ठीक है। दुह प्लस ख तो दुख हो गया, पयः प्लस द पयोद हो गया, तत् प्लस रूप तद्रूप हो गया, ठीक है। नी प्लस उन न्यून हो गया, सत प्लस अवधि शताब्दी हो गया आपका, ये आपका संधि दिया गया है, ठीक है। वाक प्लस मय वाण्मय हो गया, ठीक है। वि प्लस आपक व्यापक हो गया, वि प्लस आप्त व्याप्त हो गया, ये आपका संधि का रूप दिया गया है, ठीक है। अब हम देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। तो जो सरस्वती सम्मान पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये दिया जाता है दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है। जब भी आप साहित्य के क्षेत्र में कुछ अच्छा करते हैं तो आपको सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं और भी पुरस्कार है जो कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। जैसे में साहित्य अकादमी पुरस्कार है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 नंबर में दिया गया है विभिन्न भारतीय भाषाओं के, जिसमें आप अच्छा करते हैं तो आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं और भी पुरस्कार का इसमें नाम दिया गया है, जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें, जैसे में है व्यास सम्मान, ठीक है। आप व्यास सम्मान देख सकते हैं 2 नंबर में, तो व्यास सम्मान है। ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ये भी जो है दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। और आपको बता दें कि जो 32वां सरस्वती सम्मान है, आप यहाँ पर देख सकते हैं 32वां सरस्वती सम्मान पुरस्कार, ये दिया गया है शिवशंकरी जी को और उनकी कृति जो है सूर्यवंशम उसके लिए, ठीक है। और जो व्यास सम्मान है जो कि 32वां व्यास सम्मान है, ये 2022 में किसे दिया गया है, ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है, ठीक है। और ज्ञान चतुर्वेदी को किस लिए दिया गया है, उनकी एक कृति है पागल खाना, ठीक है, उनकी कृति है पागल खाना, उसके लिए दिया गया है। बिहारी पुरस्कार जो कि 32वां बिहारी पुरस्कार है, ये 2022 में
डॉक्टर माधव हाड़ा को दिया गया है। किसके लिए दिया गया है? इनकी जो कीर्ति है ना दोस्तों, पचरंग चोल पहर सखीरी, इसके लिए दिया गया है। ठीक है। अब है ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है। ये 2022 में किसे दिया गया है? कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मौजो को दिया गया है। यानी जो दामोदर मौजो है और उनके उपन्यासकार है कोंकणी, उसके लिए दिया गया है इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि 57वां है और 2022 में दिया गया है। अब हम देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, वन ऑफ दिस इज नॉट सिंगुलर, यानी इसमें कौन सा सिंगुलर नहीं है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डाटा। ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट ऑप्शन, और आपके सेंटेंस है, ऑफ कार्तिक एंड उर्मिला द डैश इज ए मोर वर्सेटाइल सिंगर। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, लेटर। ठीक है। अब आइए देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। इफ़ आई विन ए लॉटरी आई विल बाई ए कार। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आप देखते हैं हम 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सप्लाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और आपके सेंटेंस है, इफ़ इट डैश सो हार्ड दैट इट सीमेड ए ग्रे सीट एंड कंटेंड द वर्ड अवे। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाज रेनिंग। ठीक है। अब हम देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ दिस इज ए फेमिनिन जेंडर ऑफ ब्लॉन्ड। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्लॉन्ड। ठीक है। यहाँ पर ई लास्ट में लग रहा है ब्लॉन्ड में। अब हम देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो आपका सही है इसमें करेक्ट सेंटेंस ऑप्शन नंबर बी, मोहन इज़ द टॉलेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। ठीक है। यही आपका सही सेंटेंस है इसमें। अब देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, समथिंग इज रॉन्ग विथ ऑन ऑफ द दिस सिंगुलर प्लूरल सेट्स आइडेंटिफाई इट। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अब हम देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर आ गया जीएस का क्वेश्चन। हमारा मेन पर्पस है जीएस को बेहतर कराना आपके लिए। ठीक है। तो चलिए अब जीएस के क्वेश्चन को अच्छे से आपको हम समझाएंगे। ठीक है। हम मानते हैं कि थोड़ा बहुत इंग्लिश आपको हम अच्छे से नहीं समझा पाए होंगे, लेकिन आपको गारंटी देते हैं कि हिंदी, जीएस और मैथ ये आपको हम बहुत अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। ठीक है। तो 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, इसका पीडीएफ हम आपको दे देंगे, आप वहाँ से आसानी से इसको और अच्छे से इसका रिवाइज करके समझ लीजिएगा। ठीक है। तो अब देखते हैं हम 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, 16 नंबर क्वेश्चन कि भारत में अभियुक्त को दी गई फांसी की सज़ा को निरस्त करने का अधिकार किसके पास है? यानी किसी व्यक्ति को जब फांसी की सज़ा सुनाई जाती है उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, तो उस फांसी की सज़ा को रद्द कौन कर सकता है, इस फांसी को सज़ा को रोक कौन सकता है, ये कह रहा है क्वेश्चन। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अगर चाहें तो किसी भी व्यक्ति का वह फांसी की सज़ा को रोक सकते हैं, अगर राष्ट्रपति चाहे तो। ठीक है। अब आइए इसका हम डिस्कशन देखते हैं और मेन पॉइंट्स देखते हैं। ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि भारत में अभियुक्ति को दी गई फांसी की सज़ा को निरस्त करने का अधिकार जो है राष्ट्रपति के पास है। ठीक है। और ये अधिकार जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 द्वारा राष्ट्रपति को दिया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 72 में कहा गया है कि राष्ट्रपति किसी दोषी करार व्यक्ति को क्षमा कर सकते हैं, यानी उसका फांसी को माफ़ कर सकते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों के बारे में। तो देखिए, एक होता है क्षमा। क्षमा किसे कहा जाता है? अगर राष्ट्रपति पूर्णतः माफ़ कर देते हैं तो उसे हम क्षमा कहते हैं। इसका मतलब है कि अपराध कभी हुआ ही नहीं। ठीक है। प्रविलंबन। प्रविलंबन कहने का अर्थ क्या है? प्रविलंबन कहने का अर्थ यह है कि किसी दंड को कुछ समय के लिए टालने की प्रक्रिया, यानी जब फांसी है तो फांसी की सज़ा को कुछ दिनों को टाल लीजिए। मैंने मान लीजिए सितंबर महीने में फांसी पड़ने वाली है और हम टाल कर, जो राष्ट्रपति जी हैं टाल कर दिए दिसंबर महीने में, तो इसको हम प्रविलंबन कहेंगे। ठीक है। और एक होता है विराम। राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति में एक विराम शब्द आता है। तो विराम किसे कहा जाता है? देखिए, विशेष परिस्थिति की वजह से सज़ा कम करना, यानी
सज़ा को, यानी सज़ा जो आपका मान लीजिए 20 वर्ष सज़ा है, तो उसमें आप 10 वर्ष कर देंगे राष्ट्रपति, तो सज़ा को कम कर दिए ना, तो ये आपका विराम हो जाएगा। और ये किसे किया जाता है, जैसे दिव्यांगता हो गया, यानी जो विकलांग हो गया, और ये जो महिलाओं का गर्भावस्था होता है उसमें अवधि को कम कर दिया जाता है, ठीक है। यानी 20 साल का सज़ा है तो 10 साल कर देंगे राष्ट्रपति। अब परिहार किसे कहा जाता है, तो देखिए परिहार सज़ा की मात्रा को बदलना, ठीक है। सज़ा की मात्रा को बदलना मतलब जैसे में 2 वर्ष की कठोर आपका कारावास है, यानी जेल है आपको, ठीक है, और आपको 1 वर्ष का जो कठोर कारावास में बदल दिया जाता है। जैसे में 2 वर्ष का आपको जेल है और उसको 1 वर्ष कर दिया गया, ठीक है, तो आपका हो जाएगा, ये परिहार शब्द के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब लघुकरण देखते हैं, तो लघुकरण जो है सज़ा की प्रकृति को बदलना लघुकरण कहलाता है, ठीक है। यानी जब राष्ट्रपति जो है सज़ा की प्रकृति को बदल देंगे, जैसे मान लीजिए आपको मिला है मृत्युदंड, सब जैसे सॉरी हम आपको बोल रहे हैं, आपको समझाने के लिए हम बोल रहे हैं आपको, ठीक है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को मृत्युदंड मिला है, यानी फांसी की सजाए मिला है, बट उसको राष्ट्रपति क्या करते हैं, उसको परिवर्तन करके उम्र कैद कर देते हैं, ठीक है, तो उसको हम लघुकरण कहेंगे, यानी सज़ा की प्रकृति को बदल दिए राष्ट्रपति, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले इसके और पॉइंट्स है, इसको जान लीजिए। यहाँ पर दिया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 161 के द्वारा राज्यपाल के जो है राज्यपाल को भी क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है। यानी कह रहा है यहाँ पर नोट में कि संविधान के अनुच्छेद 161 जो है ना, उसमें भी राज्य के जो राज्यपाल होते हैं उनको भी क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है, बट वह मृत्युदंड यानी फांसी की सज़ा को माफ़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन ये आता है कि ये बताइए कि राज्यपाल किसी सज़ा को माफ़ कर सकते हैं कि नहीं, तो आप ज़रूर बताइएगा कि हाँ माफ़ कर सकते हैं, बट फांसी की सज़ाए को माफ़ नहीं कर सकते हैं। और ये जब माफ़ जो करेंगे ये संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत माफ़ करेंगे राज्यपाल, ठीक है। और जो राष्ट्रपति माफ़ करेंगे ये माफ़ करेंगे अनुच्छेद 72 के तहत, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ और पॉइंट्स। कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार तथा शक्तियाँ, यानी जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसके क्षेत्राधिकार में कौन कौन सा शक्ति आता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। कह रहा है कि मूल या आरंभिक अधिकारिता, ये अनुच्छेद 131 में इसका वर्णन है। अनुच्छेद 32 में सर्वोच्च न्यायालय को रीट की अधिकारिता दी गई है, ठीक है। अब है अपीलीय अधिकारिता। अपीलीय अधिकारिता क्या है, तो देखिए अपीलीय अधिकारिता सर्वोच्च न्यायालय संवैधानिक, सिविल तथा आपराधिक सभी तरह के मामलों में अपील का अंतिम न्यायालय है, इसे अपीलीय अधिकारिता कहते हैं, ठीक है। एक होता है सलाहकारी अधिकारिता, तो ये किसे कहते हैं, अनुच्छेद 143 द्वारा न्यायालय को यानी कोर्ट को सलाहकारी अधिकारिता दी गई है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत ही राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करती है, यानी सलाह लेती है, ठीक है। एक है अभिलेख न्यायालय की शक्तियाँ, तो ये जो है अनुच्छेद 129 में यह प्रावधान है। अभिलेख न्यायालय की जो शक्तियाँ हैं ये अनुच्छेद 129 में यह प्रावधान किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा, ठीक है। और पॉइंट्स है, देखते हैं इसको, ठीक है। कह रहा है पॉइंट्स में कि सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही एवं फैसले को अभिलेख व साक्ष्य के रूप में रखे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना पर दंड देने की शक्ति होगी, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति। तो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति क्या है, तो देखिए इसको हम अच्छे से समझाते हैं। इसके अंतर्गत विधायिका द्वारा बनाए गए किसी भी कानून या कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए किसी भी आदेश को संविधान के प्रतिकूल होने पर न्यायपालिका निरस्त कर सकती है तथा अपने पूर्व में सुनाए गए निर्णयों की भी समीक्षा कर सकती है। इसे कहा जाता है न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, ठीक है। अब हम देखते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो देखिए जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है इसका गठन दोस्तों हुआ है, कब हुआ इसका गठन, इसका गठन हुआ है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत 1993 में, ठीक है। और 2006 ईस्वी में इसमें संशोधित यानी संशोधन किया गया और 2006 में संशोधित तथा 2019 में भी इसमें संशोधन हुआ, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि यह एक सांविधिक स्वायत्त निकाय है। जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है यह एक सांविधिक स्वायत्त निकाय है, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट है, इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके अध्यक्ष व सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वह 3 वर्ष या 70 वर्ष की उम्र में होता है, या जो पहले हो। कहने का अर्थ ये है कि जो इसका सदस्य होते हैं या अध्यक्ष होते हैं, इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है या 70 वर्ष का होता है। यानी व्यक्ति मान लीजिए 68 वर्ष की उम्र में अगर वह बनता है इसका सदस्य या अध्यक्ष, तो उसको 70 वर्ष की उम्र में रिटायर हो जाएंगे। तो आप बोलेंगे तो उसका कार्यकाल तो 2 वर्ष न हुआ, तो इसीलिए यहाँ पर दिया गया है कि 3 वर्ष या 70 वर्ष। अगर व्यक्ति 65 वर्ष का है तो वह 3 वर्ष आसानी से कर सकता है। अगर वह 67 वर्ष का भी है तो वह 3 वर्ष आसानी से ये सदस्यता इसका ग्रहण कर सकता है। लेकिन वह मान लीजिए 69 या 68 वर्ष का हो गया तो वह 17 वर्ष पर रिटायर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रति वर्ष 10 दिसंबर को इंटरनेशनल मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आपका यहाँ पर पॉइंट्स में दिया गया है। अब हम देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किन कारणों के आधार पर भारत में व्यक्ति मताधिकार प्रयोग नहीं कर सकता है। ठीक है, किन कारणों के आधार पर भारत में व्यक्ति मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, आपका 17 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 1 और 3। यानी 1 और 3 कहने का यानी मानसिक रूप से विकृत यानी पागल आप कह सकते हैं, और 3 यानी अवयस्क। अवयस्क कहने का अर्थ है कि जिसका उम्र ना हुआ है, यानी जो 18 वर्ष से कम उम्र का है। ठीक है, तो उससे हम अवयस्क कहेंगे। और जो मानसिक रूप से यानी जो पागल है, मेंटल है, उसको हम मानसिक रूप से विकृत कर सकते हैं। तो ये जो व्यक्ति है ये वोट नहीं डाल सकते हैं, जो मताधिकार है इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब इसका हम महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स है उसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि भारतीय संविधान द्वारा राज्य विधानसभाओं और लोकसभा के चुनाव के आधार स्वरूप सार्वभौम वयस्क मताधिकार को अपनाया गया। ठीक है, और भी पॉइंट्स है उसको देखते हैं हम। भारत का हर व्यक्ति जिसकी उम्र कम से कम 18 वर्ष है, उसे धर्म, जाति, लिंग, साक्षरता अथवा संपदा इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव किए बिना मतदान करने का अधिकार है। ठीक है, ये जो बात कहा गया है संविधान में कहा गया है। वर्ष 1989 में 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा मतदान करने की जो उम्र है दोस्तों वह 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। यानी जो वर्ष 1989 का वर्ष था उसमें एक संशोधन किया गया संविधान में, 61वां संविधान संशोधन, और उसमें 1988 के द्वारा मतदान करने की जो उम्र था, यानी 1988 में मतदान करने का उम्र रखा गया था 21 वर्ष, उसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट फोकस करना है कि ये 61वां संविधान संशोधन के तहत घटाया गया है 21 वर्ष से 18 वर्ष, और 1989 में घटाया गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है, अनुच्छेद 326 के तहत लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। यानी अनुच्छेद 326 के तहत जो लोकसभा है और राज्य की विधानसभा है उसके लिए निर्वाचन जो है यानी जो वोट है वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा पहली बार भारत में महिलाओं को मत देने का अधिकार प्रदान किया गया। यानी जो भारत शासन अधिनियम 1919 था उसी में पहली बार महिलाओं को, ठीक है, लेडीज को वोट देने का अधिकार दिया गया। अब हम देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना से कौन नहीं जुड़ा था। ठीक है, तो आपका हो जाएगा बेनजीर भुट्टो। आपका सही उत्तर हो जाएगा बेनजीर भुट्टो। ये जो बेनजीर भुट्टो थे ये गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना से नहीं जुड़े थे। अब आइए हम जानते हैं इसका डिस्कशन। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया गया है कि जवाहरलाल नेहरू, मार्शल टीटो, कर्नल नासिर सुकर्णो एवं एनक्र्यूमाह ये सभी गुट निरपेक्ष आंदोलन से जुड़े थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, गुट निरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन 1 सितंबर 1961 में बेलग्रेड जो कि यूगोस्लाविया में है, ये
हुआ, ठीक है। जो गुट निरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन हुआ ये 1 सितंबर 1961 को हुआ, ठीक है। कहाँ पर हुआ? बेलग्रेड में। और इस सम्मेलन में 25 देशों ने भाग लिया था, ठीक है। तो ये आपसे नहीं पूछेगा क्योंकि ये बिहार पुलिस का एग्जाम है, तो ये नहीं पूछेगा कि कितने देशों ने भाग लिया। ये पूछेगा आपका कि ये जो गुट निरपेक्ष का पहला शिखर सम्मेलन है ये कब हुआ। तो आपको याद रखना है 1 सितंबर 1961 को हुआ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है गुट निरपेक्ष, ठीक है। गुट निरपेक्ष में वर्तमान में 120 सदस्य हैं, ठीक है। गुट निरपेक्ष में कितने सदस्य हैं? अभी 120 सदस्य हैं वर्तमान में, 120 देश इसके सदस्य हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गुट निरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन जिस देश में होता है वही इसकी अध्यक्षता करता है। यानी जो इसका सम्मेलन होगा इसकी अध्यक्षता वही करेगा जिस देश में इसका सम्मेलन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत गुट निरपेक्ष आंदोलन का 7वां शिखर सम्मेलन नई दिल्ली 1983 की अध्यक्षता में किया था। यानी भारत में जो हुआ था गुट निरपेक्ष का आंदोलन का ये 7वां शिखर सम्मेलन हुआ था और 1983 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता भी भारत ने किया है क्योंकि इसका नियम है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन जिस देश में होगा वही इसका अध्यक्षता करेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 19वां शिखर सम्मेलन का आयोजन 1924 में युगांडा में आयोजित होगा। यानी जो ये गुट निरपेक्ष का 19वां शिखर सम्मेलन है ये आयोजन होगा कहाँ पर? युगांडा में। और कब होगा? 2024 में होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत की स्वतंत्रता के बाद निम्न में से कौन भारतीय गवर्नर जनरल बना था, ठीक है। भारत के स्वतंत्रता के बाद निम्न में से कौन भारतीय गवर्नर जनरल बना था? तो ये आपका हो जाएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर भारतीय शब्द लगाए हैं, भारतीय गवर्नर जनरल बनना था, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ठीक है। और यहाँ पर ये भारतीय न बोलता, सिर्फ बोलता कि भारत की स्वतंत्रता के बाद कौन गवर्नर जनरल बना था, तो आपका हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। तो ये डिस्कशन में दिया गया है, इसको समझाते हैं आपको। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि स्वतंत्रता भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था, ठीक है। स्वतंत्र भारत का प्रथम जो गवर्नर जनरल था वह लॉर्ड माउंटबेटन था। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? वह था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव जो था ये बंगाल का प्रथम गवर्नर था। रेगुलेटिंग एक्ट आया एक 1773 ईस्वी में। आप यहाँ पर हम देख सकते हैं, बॉक्स में घेर दे रहे हैं, इसको आप अच्छे से समझिए। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बंगाल के जो गवर्नर का पद था उसका नाम बदल दिया दोस्तों। और नाम बदल के अंग्रेजों ने क्या किया, इसको कह दिया बंगाल का गवर्नर जनरल, ठीक है। और बंगाल का गवर्नर जनरल जो हुआ सर्वप्रथम वह हुआ वारेन हेस्टिंग, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था और बंगाल का पहला सिर्फ गवर्नर जनरल नहीं गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। इसको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है चार्टर एक्ट 1833 द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल का जो पद था उसको बदल दिया गया। देखिए 73 में पद बदल के बंगाल का गवर्नर जनरल किया गया और 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसमें क्या किया, उसमें जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको बदल के भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और भारत के प्रथम जो गवर्नर जनरल बने वह बने लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। 1833 में बने लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, न कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ये थे वारेन हेस्टिंग। और ये भारत के कौन हो गए? भारत के हो गए लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत भारत के गवर्नर जनरल के पद को बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया, ठीक है। तो भारत शासन जो 1800 अधिनियम था 1858 का, उसमें क्या किया गया कि जो भारत का गवर्नर जनरल का पद आया था 1833 में उसको बदल दिया और उसको बदल के क्या किया ना कि भारत का वायसराय बना दिया गया। उस पद को, पद वही था लेकिन पदवा का नाम चेंज कर दिया और कह दिया भारत का वायसराय, ठीक है। और वायसराय के पद पर बैठ गए लॉर्ड कैनिंग। तो आपका हो जाएगा प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था और बैठा था कब? 1858 में, ठीक है। अब देखते हैं इसके कुछ और पॉइंट्स बाकी होंगे इसमें, उसको हम देख लेते हैं। नहीं, इसमें कोई पॉइंट्स अब नहीं है। अब हम देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, 20 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के बारे में क्या सही नहीं है। तो देखिए इसका उत्तर दिया है ऑप्शन नंबर बी, यानी अस्थायी सदस्यों का चयन 5 वर्षों के लिए होता है। ये जो कथन है, ये जो बारे में जो है संयुक्त राष्ट्र के बारे में, ये सही नहीं है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है।
अब हम देखते हैं इसके डिस्कशन को समझते हैं। अगर आप बुक को, जो ये ज्ञान बिंदु वाला बुक निकला है, जो इसको हम आपको करा रहे हैं वीडियो में, अगर आप इस बुक को परीक्षा से पहले पूरा का पूरा कर लेते हैं हमारे साथ डिस्कशन सहित, तो हम आपको विश्वास देते हैं कि दुनिया में आपका कोई रिजल्ट नहीं रोक सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका पॉइंट्स का। ठीक है, पॉइंट्स में कह रहा है, पहला पॉइंट्स कि सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना सुरक्षा परिषद की मुख्य जिम्मेवारी है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसे दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। जो सुरक्षा परिषद है, इसे दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। इसमें 15 सदस्य होते हैं। जो सुरक्षा परिषद है, इसमें 15 सदस्य होते हैं और इनमें 5 जो है अस्थाई होते हैं। 5 जो सदस्य होता है वह अस्थाई होता है, यानी वह कभी नहीं हटेगा। और 10 जो सदस्य होता है वह अस्थाई होता है, ये हट भी सकता है, बदल भी सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि 5 अस्थाई सदस्य, यानी जो इसमें 5 अस्थाई सदस्य है जो कि कभी नहीं हटेगा, वह है अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन महासभा अपने 2/3 बहुमत से 2 वर्षों के लिए करती है। ठीक है, जो अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन होता है, ये जो महासभा होता है उसमें अपने 2/3 बहुमत यानी वोट से 2 वर्षों के लिए करती है अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, 5 अस्थायी सदस्यों का जो सहमति होता है, ये महान शक्तियों की आम सहमति और वीटो शक्ति के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आप अक्सर सुनते होंगे कि रूस को वीटो शक्ति प्राप्त है, अमेरिका को वीटो शक्ति प्राप्त है, तो ये वही वीटो शक्ति है जो 5 अस्थायी सदस्य देशों को दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, सोवियत संघ ने वीटो का उपयोग सबसे अधिक बार किया है, यानी सोवियत संघ कहने का अर्थ है रूस। ठीक है, जो रूस है ये वीटो का उपयोग सबसे अधिक बार किया है। नेक्स्ट पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र संघ। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुआ है वह हुआ है 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, और इसका मुख्यालय है कहाँ पर, न्यूयॉर्क में, जो कि अमेरिका में है न्यूयॉर्क। ठीक है, और इसके जो महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, और इसमें सदस्यों की संख्या है 193। 193वां सदस्य है दक्षिणी सूडान, यानी जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसमें सदस्यों की संख्या 193 देश है और 193वां सदस्य जो बना है वह है दक्षिणी सूडान। ठीक है, और आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र संघ का 6 प्रमुख अंग कौन कौन सा है, वह है आपके महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्याय परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एवं सचिवालय। ठीक है, अब हम देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो देखिए, भारत में सबसे चुनाव की छोटी इकाई है ग्राम पंचायत। जो गांव में मुखिया का चुनाव होता है वह सबसे छोटी इकाई है, इससे अब छोटा चुनाव नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए इसका हम डिस्कशन को देखते हैं, तो डिस्कशन को हम अच्छे से समझेंगे। देखिए, पंचायतों की जो संरचना हुआ है वह संविधान के अनुच्छेद 243 के ग के अनुसार हुआ है। ठीक है, पंचायत की संरचना। और पंचायतों की संरचना कैसे कैसे हुआ है, देखिए, संरचना हुआ है कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होगा। ठीक है, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होगा और इसके अधिकारी होंगे प्रधान या मुखिया या सरपंच, और इसका जो निर्वाचन हो गया या चुनाव जो होगा वह होगा प्रत्यक्ष होगा, यानी जनता इसमें डायरेक्ट वोट देगी। ठीक है, खंड यानी जो हमें प्रखंड कहते हैं हम, तो ब्लॉक स्तर होता है। तो ब्लॉक स्तर का जो संरचना होता है वह क्षेत्र पंचायत होता है, और इसके प्रमुख जो होते हैं इसको प्रमुख बोलते हैं, जो इसके अधिकारी होते हैं उसको प्रमुख बोलते हैं। आप अक्सर सुनते होंगे कि हमारे प्रखंड के प्रमुख ये हैं, हमारे प्रखंड के प्रमुख ये हैं, और इसका जो निर्वाचन होता है इसका अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। और इसमें जो हमारे पंचायत के जो समिति बनते हैं, पंचायत समिति BDC जिसे बोलते हैं, वही वोट देंगे तो ये ब्लॉक स्तर के प्रमुख बनते हैं। ठीक है, जिला स्तर एक होता है, पंचायत संरचना में जिला स्तर आता है। तो जिला स्तर में जो होता है वह जिला पंचायत के अंतर्गत आता है, और इसके अधिकारी होते हैं अध्यक्ष या चेयरमैन। ठीक है, और इसका चुनाव भी होता है अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट रूप से, ये इसमें जनता नहीं चुनती है। ठीक है, अब इसके और भी पॉइंट्स हैं, इसको जान लेते हैं। इसमें पॉइंट्स दिया गया है कि राज्य विधानमंडल अपने विवेक से पंचायतों की संरचना निर्धारित कर सकता है। ठीक है, जो राज्य का विधानमंडल है वह अपने विवेक से
अपने जो पंचायत है उसकी संरचना का निर्धारित कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है विधानमंडल के द्वारा प्रत्येक पंचायत क्षेत्र प्रादेशिक क्षेत्रों में बांटा जाएगा एवं पंचायत के सभी स्थानों पर प्रत्यक्ष चुनाव होगा। नेक्स्ट पॉइंट है व्यस्त मताधिकार के आधार पर प्रत्येक 5वें वर्ष निर्वाचन होता है। यानी व्यस्क मताधिकार ये कहना है कि मानी 18 वर्ष की जो उम्र है उसको व्यस्क कहा जाता है। तो व्यस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्येक 5वें वर्ष निर्वाचन होता है और राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कराया जाता है। ठीक है। अब हम देखते हैं और भी कुछ पॉइंट्स होगा उसको देखते हैं। कह रहा है कि चुनाव लड़ने का जो न्यूनतम उम्र होता है, इसमें पंचायत चुनाव का बात कर रहा है। पंचायत चुनाव लड़ने का न्यूनतम उम्र यानी कम से कम आपका जो उम्र है वह 21 वर्ष होना चाहिए। ठीक है। अब कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट अनुच्छेद 243 के घ में पंचायतों में आरक्षण से संबंधित प्रावधान किया है। ठीक है। यानी जो अनुच्छेद 243 आप देख सकते हैं संविधान में जाकर, उसमें पंचायतों में जो आरक्षण है उससे संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पिछड़े वर्गों के आरक्षण का फैसला राज्य के विधानमंडल के स्वविवेक पर है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है महिलाओं के लिए प्रत्येक क्षेत्र में कम से कम 1/3 स्थान आरक्षित है। राज्य विधानमंडल चाहे तो इस संख्या को बढ़ा सकता है लेकिन कम नहीं कर सकता है। इस पॉइंट का कहने का अर्थ यह है कि महिलाओं के लिए प्रत्येक क्षेत्र में, ठीक है, 1/3 यानी 1/3 स्थान आरक्षित किया गया है। लेकिन अगर राज्य का जो विधानमंडल होता है वह अगर चाहे तो इस संख्या को यानी 1/3 से लेकर मतलब और बढ़ा सकता है लेकिन इसको कम नहीं कर सकता है। ठीक है। यानी 1/3 से अब कम नहीं कर सकता है इस आरक्षण को। नेक्स्ट पॉइंट है विधानसभा राज्य विधानमंडल का निम्न सदस्य है। जो विधानसभा है ये राज्य विधानमंडल का निम्न सदस्य है। ठीक है। उच्च सदन नहीं है, ये निम्न सदन है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या 60 हो सकती है। अपवाद में जैसे गोवा है, मिजोरम है एवं सिक्किम है। ठीक है। कह रहा है यहाँ पर कि संविधान के अनुच्छेद जो 170 है ना, उसके अनुसार किसी राज्य की विधानसभा जो है उसके सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या 60 हो सकती है। लेकिन इसमें अपवाद स्वरूप जो गोवा राज्य है उसमें 40 है, उसमें मिजोरम में 40 सदस्य हैं और सिक्किम में भी 32 सदस्य हैं, यानी 60 से कम है। लेकिन 60 से कम होना नहीं चाहिए, इसलिए इसको अपवाद में रखा गया है, गोवा को, मिजोरम को और सिक्किम को। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। यानी जो विधानसभा होता है आप देखते हैं तो विधायकों का चुनाव, तो विधानसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वह जनता द्वारा प्रत्यक्ष यानी जनता डायरेक्ट चुनते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है नोट में दिया गया है यहाँ पर, यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नागालैंड तथा सिक्किम के राज्यों में विधानसभाओं के कुछ सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। ठीक है। जो नागालैंड राज्य है और सिक्किम राज्य है, यहाँ के विधानसभाओं के कुछ ऐसे सदस्य हैं जिनका जो निर्वाचन होता है, जो चुनाव होता है वह अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है। अप्रत्यक्ष कहने का अर्थ है कि उसको जनता नहीं चुनेगी। ठीक है। जनता के द्वारा जो चुना गया प्रतिनिधि होता है वह उसका चुनाव करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 81 लोकसभा के गठन का प्रावधान करता है। ठीक है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 81 है वह लोकसभा के गठन का प्रावधान करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या 550 हो सकती है। यानी लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की जो संख्या है वह 550 हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल निर्वाचन क्षेत्र में जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन से होता है। यानी जो लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होता है वह प्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी जनता द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना का प्रावधान करता है। ठीक है। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 है वह राज्यसभा, ठीक है, यानी उच्च सदन की संरचना का प्रावधान करता है। नेक्स्ट पॉइंट है राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, परंतु वर्तमान में 245 है। यानी जो राज्यसभा के सदस्यों की संख्या है वह अधिक से अधिक 250 हो सकता है, बट अभी 245 ही है, यानी 5 अभी और सदस्य इसमें शामिल हो सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणीय मत के आधार पर होता है। ठीक है।
जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनका निर्वाचन जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणीय मत के आधार पर होता है। अब हम देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे दोस्तों वह थे ए.ओ. ह्यूम। जो ए.ओ. ह्यूम थे ये अंग्रेज थे और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। अब आइए इसके हम जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उसको समझते हैं। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वह सेवानिवृत्त अंग्रेज, हम आपको पहले ही बताएं कि ये अंग्रेज थे, ICS अधिकारी ए.ओ. ह्यूम जो है उनके द्वारा 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में किया गया। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 में, इसको याद रखना है आपको कि कांग्रेस का स्थापना कब हुआ है, 28 दिसंबर 1885 में। देखिए हम आपको इंडिकेट कर रहे हैं, यही वह डेट है जिसमें कांग्रेस की स्थापना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है प्रथम अधिवेशन पुणे में आयोजित किया जाना था। मतलब जो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था वह पुणे में आयोजित किया जाना था, यानी वहाँ पर आयोजन किया जाना था। लेकिन पुणे में प्लेग जो है, एक बीमारी है प्लेग, फैल जाने के कारण यह अधिवेशन जो है बम्बई में आयोजित किया गया। ठीक है, प्रथम अधिवेशन बम्बई के ग्वालियर टैंक में स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ। ठीक है, जो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था ये बम्बई के ग्वालियर टैंक में स्थित एक गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज है उसमें हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बम्बई के पहले अधिवेशन में भाग लेने वाले सदस्यों की जो संख्या थी वह थी 72। ठीक है, और सर्वाधिक सदस्य जो थे वह बम्बई प्रांत से ही थे, यानी बम्बई राज्य से ही थे, और उसमें 38 सदस्य शामिल थे बम्बई से, और टोटल 72 सदस्यों का ये अधिवेशन था, बम्बई का अधिवेशन, पहला अधिवेशन कांग्रेस का। नेक्स्ट पॉइंट है प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी तथा सचिव ए.ओ. ह्यूम थे। ठीक है, प्रथम अधिवेशन की जो अध्यक्षता हुआ था उसमें अध्यक्षता किए थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, यानी जैसे यहाँ पर दिया जाता है, हमेशा दिया जाता है WC बनर्जी, तो आपको वही नाम है इनका फुल नाम, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। आइए, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि बाल गंगाधर तिलक जो थे, बाल गंगाधर तिलक जो थे कांग्रेस का सदस्य होते हुए भी कभी इसके अध्यक्ष नहीं चुने गए थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि जो बाल गंगाधर तिलक थे, ठीक है, ये कांग्रेस का सदस्य तो थे लेकिन ये कांग्रेस का सदस्य होते हुए भी कभी इसके अध्यक्ष नहीं चुने गए। ठीक है, यानी कभी भी इस अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की है। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का जो वायसराय था वह लॉर्ड डॉफरिन था। इसको एकदम याद करके जाइएगा। ठीक है, जितना भी हम आपको पॉइंट्स बता रहे हैं सब याद करके जाइएगा, आप परीक्षा को फोड़ के आइएगा, हम कसम से बता रहे हैं। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड डॉफरिन था, डॉफरिन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन था 1906 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था, और इस अधिवेशन में नरमपंथियों ने स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन से संबंधित 4 प्रस्ताव पारित किए। ठीक है, इसी अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग की प्रस्तुत की। ठीक है, 1906 के जो कलकत्ता का अधिवेशन था उसी अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द की मांग की प्रस्तुत की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है एनी बेसेंट द्वारा सितंबर 1916 में अडयार, यानी मद्रास को पहले अडयार कहा जाता था, मद्रास में होम रूल लीग आंदोलन या होम रूल लीग प्रारंभ किया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बेसेंट को, यानी एनी बेसेंट को 1917 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की प्रथम महिला अध्यक्ष बनाया गया। ये भी आपका पॉइंट से याद रखने योग्य है। जो एनी बेसेंट थी, यह पूछता है कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वह थी एनी बेसेंट, और उन्होंने 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की प्रथम महिला अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है कि एनी बेसेंट ने दैनिक पत्र न्यू इंडिया और साप्ताहिक पत्र कॉमनवेल्थ के माध्यम से स्वशासन की मांग किया। जो एनी बेसेंट थी उन्होंने दैनिक पत्र, यानी रोज़ का जो समाचार पत्र होता था, न्यू इंडिया नाम था उसका, और जो साप्ताहिक पत्र होता था जो सप्ताह में एक बार निकलता था उसका नाम था कॉमनवेल्थ, उसके माध्यम से एनी बेसेंट ने स्वशासन की मांग की। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट है गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा 1905 ईस्वी में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया गया। इन्हें महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु माना जाता है, ठीक है। जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, उन्होंने 1905 ईस्वी में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया, ठीक है। और ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, ठीक है, राजनीतिक गुरु थे। अब हम देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं में साक्षरता प्रतिशत कितना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, आप वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को दबा कर शेयर कीजिएगा, ताकि जिस भाई के पास ये बुक नहीं पहुंच पाया है, हमारा वीडियो पहुंचे और उस भाई का सपना पूरा हो जाए कि वो बिहार पुलिस का वर्दी जरूर पहने, ठीक है। तो 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं में साक्षरता प्रतिशत कितना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 65%, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अब आइए हम जानते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट्स, इसके पॉइंट्स में ही तो दम है। चलिए देखते हैं इसका पहला पॉइंट्स कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं में साक्षरता का जो प्रतिशत है दोस्तों, वह है 65.4%, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है 2011 की जनगणना के अनुसार देश में साक्षरता कितना है, यानी जो हमारा भारत देश है 2011 की जनगणना के अनुसार उसमें कितना साक्षरता दर है। साक्षरता करने का ये अर्थ है कि अगर 7 वर्ष से अधिक के उम्र के लड़के या लड़की, किसी को भी 7 वर्ष से मतलब 7 वर्ष उम्र के अधिक व्यक्ति, अगर वह पढ़ना किसी एक भाषा में पढ़ना और लिखना दोनों जानता है तो वह साक्षर कहलाएगा। अगर वह सिर्फ पढ़ना जानता है, लिखना नहीं जानता है, या सिर्फ लिखना जानता है, पढ़ना नहीं जानता है, तो उसको हम साक्षरता की श्रेणी में नहीं गिनेंगे, ठीक है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत देश का जो साक्षरता था वह था 74.04%, ठीक है। कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष का साक्षरता दर, महिला का था 65.04 और पुरुष का जो साक्षरता था वह था 82.14%, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता दर वाला जो राज्य था वह था आंध्र प्रदेश, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र में यानी गांव के क्षेत्र में कहा जाए तो साक्षरता दर वाला सबसे न्यूनतम यानी सबसे कम साक्षरता वाला जो राज्य था वह था आंध्र प्रदेश, ठीक है। और उसका साक्षरता था 60.04%, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला जो राज्य था वह था उत्तर प्रदेश और इसका साक्षरता दर था 75.1%, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल था, जो कि इसका 93% साक्षरता दर है। आज भी केरल जो है साक्षरता के मामले में पूरे देश में 1 नंबर पर आता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है पूर्ण साक्षर घोषित एकमात्र राज्य जो केरल है, पूर्ण साक्षर यानी कहने का अर्थ यह है कि यानी जो केरल है उसको पूर्ण साक्षर घोषित कर दिया गया है भारत सरकार द्वारा, वह जो है केरल है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बिहार न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला राज्य है और इसकी प्रतिशत दर है 61.8%, ठीक है। यानी जो बिहार है ये पूरे भारतवर्ष में सबसे कम साक्षरता प्रतिशत वाला राज्य है, यानी सबसे कम पढ़े लिखे लोग जो है बिहार में ही है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बिहार में पुरुष साक्षरता प्रतिशत 71.2% है, 71.2%, यानी जो बिहार में पुरुष के जो पढ़ो लिखे की संख्या जो है प्रतिशत जो है वह है 71.2%, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बिहार में महिला साक्षरता प्रतिशत 51.5% है, यानी जो बिहार में महिला जो पढ़ी लिखी है यानी महिला का साक्षरता जो है वह है 51.5%, ठीक है। अब है 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सांप्रदायिकता का अर्थ क्या है। तो सांप्रदायिकता का अर्थ है धर्म के आधार पर सामाजिक विभाजन, ठीक है। धर्म के आधार पर समाज का विभाजन वह है सांप्रदायिकता। अब आइए हम सांप्रदायिकता को अच्छे से समझाते हैं इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स के द्वारा। देखिए सांप्रदायिकता जो है ये संप्रदायवाद का विकसित चरण होता है, ठीक है।
सांप्रदायिकता जो है ये संप्रदायवाद का विकसित चरण होता है जिसमें विभिन्न धार्मिक समुदायों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हितों पर परस्पर विरोधी और शत्रुतापूर्ण समझा जाने लगता है। इससे समाज में धर्म के आधार पर विभाजन होता है। ठीक है, आइए इसका और पॉइंट्स देखते हैं। कह रहा है कि धार्मिक सहिष्णुता, धार्मिक सहिष्णुता क्या है? तो देखिए, जब विभिन्न धार्मिक समुदाय के लोग समाज में एक साथ भाईचारे की भावना के साथ मिलजुल कर रहते हैं तो इसे ही धार्मिक सहिष्णुता कहते हैं। ठीक है, जब विभिन्न धार्मिक समुदाय के लोग यानी विभिन्न धर्म के लोग समाज में एक साथ भाईचारे की भावना से यानी प्रेम से मिलजुल कर रहते हैं तो इसे धार्मिक सहिष्णुता कहा जाता है। नैतिकता क्या कहता है? तो नैतिकता सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित आचरण को नैतिकता कहते हैं। जैसे में ईमानदारी, अहिंसा, सत्य बोलना, ये नैतिकता कहलाता है। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित विशेषता जोड़ी गई थी। देखिए, 42वां संवैधानिक संशोधन का क्वेश्चन आ गया है, इसको अच्छे से समझिएगा। इसे मिनी संविधान भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए नंबर यानी धर्मनिरपेक्ष। 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित विशेषता जोड़ी गई थी तो वह हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष जोड़ी गई थी। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष। तो सिर्फ धर्मनिरपेक्ष नहीं जुड़ा गया था, उसके साथ साथ और भी सब जुड़ा गया था। चलिए आपको समझाते हैं हम अच्छे तरीके से डिस्कशन में। तो देखिए, पहला पॉइंट्स में दिया गया है यहाँ पर कि 42वें संविधान संशोधन जो अधिनियम है 1976 द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। ठीक है, ये शब्द शामिल किए गए थे 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है ये जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बनाया गया और ये उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। ठीक है, न्यायविद A.N. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। यानी आपका क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि किस व्यक्ति ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। ठीक है, या यह क्वेश्चन कहेगा कि किसने संविधान को प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है, तो आपका हो जाएगा N.A. पालकीवाला। ठीक है, तो इस पॉइंट्स को याद रखिएगा।